नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, यूपी लेखपाल की आगामी परीक्षा के लिए ये हिंदी का सेक्शनल मॉक टेस्ट हम देख रहे थे और ये मॉक टेस्ट पेपर नंबर 3 है जिसे कि आप यहाँ देखने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न यहाँ शुरू होता है और पूछा गया है कि माल भाड़ा जो शब्द है ये किस समास का एग्जाम्पल है, मतलब इस शब्द में कौन सा समास है। तो माल का भाड़ा यानी माल भाड़ा। अब बताइए कि ये बहुब्रीहि होगा, अवययी भाव होगा, तत्पुरुष होगा कि कर्मधारय होगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक, माल भाड़ा जो शब्द है ये असल में तत्पुरुष समास है। वनवास में कौन सा समास है? वन में वास, वन में वास मतलब वन में निवास करना, तो कौन सा समास होगा? और इसका भी तत्पुरुष हो जाएगा। यहाँ आपने देखा, इसका ए वाला ऑप्शन चुन लेंगे। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी यानी 5 वट वृक्षों का समूह, और वहीं पर भगवान राम ने अपनी कुटिया बनवाई थी। तो इसमें कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, द्विगु समास है या फिर तत्पुरुष है। पंचवटी यानी 5 वटों का समूह, वट मतलब बरगद, तो यहाँ 5 जो है वो संख्या बोधक है। प्रथम पद जो है वो संख्या का दर्शा रहा है, तो इसमें से कौन सा समास होना चाहिए? तीसरे नंबर के प्रश्न में द्विगु समास हो जाएगा। पहला पद इसमें संख्या का आभास दिलाता है तो द्विगु को चुन लिया। इसके बाद देखिए भयाकुल, भयाकुल का सामासिक विग्रह क्या होगा? भय से आकुल, तो इसमें आकुल होगा कि व्याकुल होगा? व्याकुल यहाँ दिया नहीं है, आकुल ही दिया है और आकुल शब्द का ही इस्तेमाल किया गया है, तो ए वाला ऑप्शन इसमें सही है। विरंची, यहाँ तक तो हमने समास को देखा। विरंची किस शब्द का पर्यायवाची है जरा बताइए? तो ये नारद ऋषि को कहा जाता है, ब्रह्मा जी को कहा जाता है, भगवान शिव को या फिर भगवान विष्णु को? और 5वां जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ब्रह्मा को कहा जाता है, मतलब ब्रह्मा जी को कहा जाता है विरंची। इसके बाद मतलब जो रचयिता हैं, रचने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? तो सिंह का पर्यायवाची शार्दूल, व्याघ्र और विटप दिया है। बाण का दिया है शर, विशिख और आशुक, आशुक दिया है असल में। और उत्कर्ष का समृद्धि, उन्नति, प्रगति, वृक्ष का तरुद्रुम पेड़। अब बताइए, तो देखिए 6वें में ऊपर ही गलत दिखाई दे रहा है। विटप जो है वो वृक्ष को कहा जाता है, सिंह को तो कहा नहीं जाता है, बाकी दोनों उसके पर्यायवाची हैं, तो ए वाले ऑप्शन को चुना। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। यहाँ कहा गया कि पूजा शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है, तो वंदना, अर्चना, विकास, आराधना ऐसे दिया है। बताइए कि इसका समान अर्थ रखने वाला कौन सा नहीं है? तो विकास जो शब्द है वो अलग है, बाकी सब जो है वो पूजा से समान अर्थ रखते हैं। प्रश्न संख्या 8 को देखिए, परस्पर पर्यायवाची सभी शब्द हैं, इसमें से कौन सा एक जो है वो आपस में पर्यायवाची नहीं है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो शिव, चंद्रशेखर और उमापति भगवान शिव के तीनों हैं। विष्णु, लक्ष्मीपति और महेश्वर, यही वाला गलत है। महेश्वर जो शब्द है ना ये भगवान शिव के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक। बाकी विष्णु और लक्ष्मीपति ये श्री हरि विष्णु के लिए इस्तेमाल होते हैं, बाकी सभी सही हैं। हाथी, हस्त, माफ कीजिएगा, हाथी, गज और हस्ती, नदी, सरिता, सलीला, ये सब जो है ठीक है, बस बी वाले ऑप्शन में समस्या है। इसके बाद 9वें नंबर के प्रश्न में आपसे कहा गया कि अथ शब्द जो है इसके लिए विलोम क्या होगा? तो अथ मतलब होता है शुरुआत, इति मतलब होता है समापन, तो इति इसका सही विकल्प हो जाएगा, मतलब विलोम हो जाएगा। पालतू शब्द का विलोम क्या होगा? जंगली हो जाएगा। पालतू मतलब क्या? जो पाला गया हो, और उसका जंगली हो जाएगा। इसके बाद 11वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विलोम युग्म के तौर पे सही है, मतलब कौन से शब्द जो है वो विलोम युग्म के तौर पे सही है? तो राग का अनुराग, प्राचीन का पुरातन, अंतरंग का बहिरंग और विज्ञ का सुविज्ञ। बाकी जो है वो लगभग मिलते जुलते अर्थ वाले हैं, न कि विलोम, लेकिन इसमें अंतरंग का जो बहिरंग दिया है ये ठीक। अंतरंग मतलब आंतरिक, बहिरंग मतलब बाहरी। बाकी राग और अनुराग लगभग एक जैसे ही हैं, और प्राचीन और पुरातन का एक ही अर्थ है, विज्ञ का ही थोड़ा और परिवर्धित रूप है सुविज्ञ, तो ये सब आपस में समानार्थी या पर्यायवाची कहे जा सकते हैं। इसके बाद 12वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए, आलोक का विलोम क्या होगा? तम होगा, ज्योत्सना होगा, दीप्ति होगा, अमा होगा? बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 12 और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा, तम, ठीक है। तम या तिमिर ये आलोक का पर्यायवाची, माफ कीजिएगा, विलोम शब्द हो जाएगा। ज्योत्सना मतलब क्या होता है? चंद्रमा की रोशनी या चांदनी। दीप्ति मतलब प्रकाश, अमा मतलब अमावस्या। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। खाट का तत्सम रूप क्या होता है? खटवा होता है। अब खटवा इसमें लिखेंगे कैसे?
ऐसे लिखेंगे, इसका जो ये वाला है, कभी कभी कुछ जगहों पे ना ऐसे लिखा हुआ आ जाता है खटवा, तो भी ठीक है, ये ट के नीचे ऐसे हलंत भी चलेगा। इसके बाद 14वें नंबर के प्रश्न को देखिए, दंत धावन यानी दांत को धोने वाला। ठीक, अब ये जो शब्द है ये तद्भव, माफ कीजिए, दंत धावन जो है इससे बना हुआ जो तद्भव है वो क्या है, ये तो तत्सम है, दंत धावन। धावन भी संस्कृत का शब्द है, दंत संस्कृत है ही है, तो इसका तद्भव शब्द क्या होगा, तो दातौन होगा, दातून होगा, क्या होगा इसमें से। तो क्वेश्चन नंबर 14 और इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, दातुन कहा जाता है। ठीक है, दातुन जो है वो बोलते हैं नीम के दातुन यानी नीम का दंत धावन। इसके बाद तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है, पुष्कर लिखा है, पीत लिखा है, प्रस्तर लिखा है और पहरुआ लिखा है। तो प्रहरी होता है तत्सम और उसका जो तद्भव है वो होता है पहरुआ। इसके बाद 16वें नंबर के प्रश्न को देखिए, क्या इसमें बताइए कि जितने भी तत्सम युग में दे रखे हैं, मतलब 3-3 का जोड़ा दिया है, सही है सब, और किस क्रम में सभी शब्द तत्सम है ये आपको बताना है। मतलब जितने भी दिए हैं ना, सभी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई एक ऐसा है जो पूरी तरह से तत्सम त्रयी से मिलकर बना हुआ है। तो यति, यव और यज्ञ, ज्योति, जीभ और जेठ, काठ, कार्तिक और कृष्ण, चकवा, चंद्र और चूरण, इसमें जो पहला वाला है वही एकमात्र ऐसा है जिसमें कि तीनों ही शब्द आपके तत्सम है। यति भी तत्सम है, यव भी, यव जो है वो जौ को कहा जाता है, वो भी तत्सम है, और यज्ञ जो है वो तत्सम है ही है। बाकी ज्योति ये आपका तत्सम है, जीभ का जिह्वा होता है, जेठ का ज्येष्ठ होता है, तब जाकर ये तत्सम होता। यहाँ काष्ठ होना चाहिए था, कार्तिक होना चाहिए था, कृष्ण आपका तत्सम था। चकवा नहीं बल्कि चक्रवाक होता है, और बाकी चंद्र और यहाँ पर चूर्ण होना चाहिए था। तो ये सब जो है ये तद्भव की मिलावट से बने हैं, एकमात्र इसका ए वाला ऑप्शन सही है। 17वें नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं, इनमें सन्मति शब्द का जो संधि विच्छेद है वो कौन सा है, बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो 17वां जो है ना इसका डी हो जाएगा, सत धन मति। देखकर अंदाजा नहीं होता कि यहाँ जो त के साथ हलंत लगा है वो न में तब्दील हो जाएगा, लेकिन ऐसा है, ये व्यंजन संधि के तौर पे यहाँ जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद देखिए, व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने से जो संधि बनती है वो क्या होती है, स्वर या व्यंजन आने से जो संधि बनती है वो क्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, व्यंजन संधि। ठीक, ये व्यंजन संधि होती है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 19वां मतलब 19 को देखिए, इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो शब्द है वो संधि के नियम से बनने वाला शब्द नहीं है। तो निरोग लिखा है, तेजोमयता लिखा है, मनोकामना लिखा है, मना प्रसाद लिखा है, आप बताइए। और प्रश्न संख्या 19 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, तेजोमयता। इसको बनाने में संधि के नियमों का पालन नहीं हुआ है, मतलब इसका जो संधि किया गया है वो गलत तरीके से किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं 20वां, निराहार में कौन सी संधि है। निराहार जो शब्द है मतलब निह धन आहार, इसका अलग अलग रूपांतरण होगा। तो अब इसमें क्या है, इसमें से देखकर बताइए, निह धन आहार, इसका सही उत्तर कौन सा होना चाहिए, इसका हो जाएगा सी वाला। निह आप लिखते हैं ना तो उसके आगे 2 ठे ऐसे बिंदी लगाते हैं, मतलब विसर्ग लगाते हैं, जब आप जोड़ते हैं तो विसर्ग गायब हो जाता है, ये विसर्ग संधि है। 21वें प्रश्न को देखिए, इसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जा रहा है, रास्ते में खाने के लिए अगर आप कुछ चलावन लेकर जाते हैं, मतलब खाद्य सामग्री, तो उसके लिए एक शब्द कौन सा इस्तेमाल करते हैं, इसमें से देखकर बताइए। और 21वां जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी वाला, पाथेय कहा जाता है, जो पथ में खाने योग्य है उसको कहते हैं पाथेय, टिफिन बॉक्स। इसके बाद 22वें को देखते हैं, बुरे भाव से की गई संधि दुरभिसंधि होती है। ठीक, इसमें आप देख रहे हैं। 23वें को देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से अंत्यज जो शब्द है उसका सही वाक्य मतलब सही अर्थ क्या है। तो शब्द देकर आपसे वाक्यांश पूछा जा रहा है, जिसका जन्म निम्न वर्ग में यानी अछूत वर्ग में हुआ है। ये वर्ग जो था ना, ये जब वर्ण व्यवस्था एकदम से अपनी कुत्सित स्थिति में पहुंच गई थी, तो शूद्रों से नीचे भी एक वर्ण डेवलप कर दिया गया था और उसे कहा जाता था अंत्यज। और ये बेचारे जितना भी निकृष्ट यानी सफाई वाला कर्म था या शवदाह का कर्म था वो सब किया करते थे, मैला ढोने की प्रथा भी थी तो वो भी काम करते थे, मतलब तमाम इस तरह के जो उस समय के घृणित कर्म होते थे उसको ये बेचारे किया करते थे। तो ऐसे में इनको छूत का बर्ताव इनके साथ किया जाता था, मतलब इन्हें छूने वाले को अपवित्र मान लिया जाता था। और जो सार्वजनिक पीने के पानी का स्थान होता था, कुएं होते थे, वहाँ इन्हें जाने की परमिशन नहीं होती थी, देवालय में नहीं जा सकते थे, किसी और मनुष्य से छू जाए तो इन्हें पीट पीट कर अधमरा कर दिया जाता था। तो ऐसी दशा थी, अछूत इन्हें कहा जाता था। इसके बाद 24वें नंबर के प्रश्न को देखिए, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। तो दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा क्या होती है बताइए। ये नैऋत्य कोण होता है, चारों कोण यहाँ दे रखे हैं, उसमें से नैऋत्य आपका हो जाएगा। बाकी अगर दक्षिण और उत्तर के बीच की दिशा को पूछा जाए मतलब कोण, तो वो आपका वायव्य होता है। और उत्तर और पूर्व के बीच का जो कोण है वो ईशान होता है, जबकि पूर्व और दक्षिण के बीच का या दक्षिण और पूर्व के बीच का जो कोना है उसको आग्नेय कोण कहा जाता है। प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं, सिर सहलाए भेजा खाए, ये क्या है, मुहावरा है।
अब मुहावरा या लोकोक्ति आप कह सकते हैं। तो बताइए कि इसका मतलब क्या है। सिर सहलाए भेजा खाए। क्वेश्चन नंबर 25, एकदम निकट आकर शोर मचाना। पहले के समय की जो बातूनी महिलाएं होती थी, जब वो किसी से अपनी शिकायत मतलब अपने मन की बात जो चुगली वगैरह है वो करना चाहती थी, तो वो जाकर उसका हाथ पैर या सिर दबाने लगती थी, और साथ में वो जो लगे हाथ अपनी मन की भड़ास है उसको भी निकालती रहती थी, बोलती जाती थी। तो उसी का मतलब यहाँ निकाला गया, सिर सहलाए भेजा खाए, एकदम से निकट आकर शोर मचाना। 25 का ए वाला जो ऑप्शन है वो इसमें परफेक्ट है। वैसे देखिए इसमें दोस्त बनकर हानि पहुँचाना भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सटीक अर्थ नहीं है। सिर सहलाए भेजा खाए का मतलब समझ रहे हैं, सिर को सहला रहे हैं मतलब पास में आ गए हैं, और भेजा खा रहे हैं यानी लगातार शोर मचा रहे हैं। इसका शाब्दिक अर्थ जो है ना वो ए वाले के ज़्यादा निकट है। मान लीजिए ए वाला नहीं देता है तो सी वाले को आप चुन सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। इसके बाद 26वें को देखिए, शीघ्र नष्ट हो जाने वाला। इसका आशय किस मुहावरे में है? तो अंग अंग ढीला होना, ओस का मोती होना, पका केला होना, सांप की बाबी में हाथ डालना। तो शीघ्र नष्ट कौन हो जाता है? ओस की जो कण होते हैं जो कि पत्तियों पर पड़ते हैं तो एकदम मोती जैसे चमकते हैं, तो वो जो है वो क्षणिक होते हैं, सुंदर तो होते हैं लेकिन क्षणिक होते हैं। इसके बाद 27वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए, किसी अच्छे काम को करते हुए विपत्ति आ जाना। लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, पाव भर चून चौबारे पर रसोई, होम करते हाथ जलना, और न अंधे को न्योता दे दो न दो जने आए। मतलब इसका क्या मतलब हो सकता है? अंधे को न्योता दिया तो 2 जने कैसे आएंगे? अंधे को सहारा देकर लाने वाला एक आदमी चाहिए, तो 2 जने हो गए ना। लेकिन इसमें हमें ये देखना है कि लोकोक्ति कौन सी फिट बैठ रही है। तो अच्छे काम को करते हुए विपत्ति आना मतलब क्या? 27, और इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, होम करते हाथ जलना। मतलब आप अच्छा काम कर रहे थे यानी हवन कर रहे थे और उसमें आपका हाथ जल गया। इसके बाद 28वें को देखते हैं, मैं तुमको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो। ये वाक्य है। अब इसका लोकोक्ति के रूप में अगर आपको रूपांतरण करना हो तो आप क्या करेंगे? कहेंगे इसमें से कौन सा होगा? जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, या फिर एक ही थैली के चट्टे बट्टे, या चोर चोर मौसेरे भाई। सब तो मिलता जुलता ही लग रहा है, लेकिन सही क्या होगा? देखिए 28वां जो है ना इसका सर्वाधिक उपयुक्त होगा सी वाला, चोर चोर मौसेरे भाई, तुम सब एक जैसे हो। हालांकि एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो ये भी कह सकते हैं। तो इसमें बहुत व्यवहारिक उत्तर चुना नहीं गया है, लेकिन चूंकि सब करीबी उत्तर थे, मतलब करीबी अर्थ वाले थे, तो किसी एक को तो चुनना ही था। इसके बाद 29वें प्रश्न को देखिए, इसमें 4 विकल्प दिया है, मतलब 4 वाक्य दिया है, और कोई एक ही सही है। वो सही कौन सा है आपको बताना है। तो उसकी आंखों में जलन मच रही है, ये देखकर मालूम हो रहा है गलत है। प्रौढ़ शिक्षा भारत सरकार की ओर से समाज को दिया गया एक उपहार है। उसकी नियुक्ति कनिष्ठ सहायक के तौर पे हुई है। कनिष्ठ नहीं बल्कि कनिष्ठ, वर्तनी दोष है। लक्ष्मण वाटिका में बैठे हैं, लक्ष्मण जो शब्द लिखा है वो गलत लिखा है। तो इसमें सही कौन सा है? प्रौढ़ शिक्षा भारत सरकार की ओर से समाज को दिया गया एक उपहार है, और इसका जो बी वाला ऑप्शन है वही सही है। शुद्ध वाक्य नीचे वाले में से पूछा गया है आपसे 30वें वाले प्रश्न में। आज का अवकाश देने की कृपा करें, ऐसा दिया है। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। आज का अवकाश कैसे लिखेंगे इसको? मतलब ये जो वाक्य है इसको किस प्रकार से लिखा जाए? तो ये जो 30वां प्रश्न है इसका राइट आंसर इसमें से हो जाएगा ए वाला, आज का अवकाश देने की कृपा करें। ये जो ए वाला वाक्य है ना वही सही है। या तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि कृपया आज का अवकाश प्रदान करें, तो भी ठीक है, लेकिन कृपया भी लिखा और कृपा भी लिखा तो कोई मतलब नहीं है, इसीलिए ए वाले ऑप्शन को चुनते हैं। ये वाला इसका सही है। इसके बाद 31वें प्रश्न को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा शब्द सही है। तो चरण लिखा है, प्रार्थ लिखा है, लिखने का तरीका देखिए, अनुगृहित लिखा है और पूजनीय लिखा है, बताइए। और 31वां जो है इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 31, इसका सी वाला हो जाएगा। अनुगृहित ठीक लिखा है और डी वाला भी ठीक लिखा है। पूजनीय भी ऐसे ही लिखा जाता है। पूजनीय अगर लिखा होता तो गलत होता, लेकिन यहाँ तो पूजनीय लिख दिया है तो वो भी सही है। तो इसमें दोनों सही है, बाकी दोनों गलत है। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, चरण नहीं होता चरण होता है, और प्रार्थ है ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ आप देखें निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी जो है वो अशुद्ध है। तो व्यंग लिखा हुआ है, हास्य लिखा है, अनंग लिखा है और परिहास लिखा है। देखिए व्यंग ऐसे नहीं लिखा जाता, वो व्यंग्य होता है, मतलब ग रहेगा और य पूरा रहेगा, ऐसे लिखा जाएगा। इसके साथ जो ग पूरा लिख दिया है ना उसकी जगह पे इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद 33वां जो है इसको देखिए, नेता का स्त्रीलिंग क्या है? नेत्री होगा, ठीक है। नेता जो है ये पुल्लिंग है और इसका नेत्री हो जाएगा, नेताइन नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं आगे। तो 34वां आप देखिए, पुल्लिंग का सूचक शब्द इसमें से कौन सा है? नदी, पानी, मिट्टी, टोपी। तो मिट्टी अच्छी है, मिट्टी जलोढ़ है, मिट्टी उपजाऊ है, तो ये सब क्या है? ये स्त्रीलिंग में आते हैं। टोपी उछाली गई और नदी बहती है, लेकिन पानी जो है वो आवश्यक होता है। अब ये पुल्लिंग शब्द है तो पानी इसमें से
बाहर कर लेंगे। इसके बाद देखिए कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो छात्रा, जीवन, पृथ्वी और वधु। जीवन जो है ये पुल्लिंग शब्द है, बाकी सभी स्त्रीलिंग। सूर्य का स्त्रीलिंग क्या है बताइए? सूर्य जो शब्द है इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? 36 करेक्ट आंसर सूर्या। ठीक है, सूर्या इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आगे, श्रीमती जो शब्द है इसका बहुवचन क्या होगा? इसमें से कौन सा चुनेंगे? 37वां सी वाला हो जाएगा, श्रीमतियाँ। ठीक, श्रीमान और श्रीमतियाँ। व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? वचन मतलब क्या होता है बताइए? तो वचन का एक तो तात्पर्य प्रतिज्ञा होता है, लेकिन यहाँ व्याकरण के अर्थ में पूछा जा रहा है और इसीलिए हम कहेंगे संख्या। एक वचन यानी एक संख्या, बहुवचन यानी बहुत सारी संख्या। तो ये वचन किस चीज़ को दर्शा रहा है? संख्या को। 39वें को देखिए, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही हमेशा इस्तेमाल होता है? तो ओठ, अक्षत, प्राण, ये सभी कौन सा होगा इसमें से? 39 का डी हो जाएगा, ओठ सिले हुए हैं। ये क्या है? ओठ जो है ये बहुवचन में इस्तेमाल होता है। अक्षत फेंके गए, कोई एक चावल का टुकड़ा तो फेंकता नहीं है, वो हमेशा चावल जो है वो समूह में फेंका जाता है, लेकिन इस्तेमाल ऐसे ही, मतलब एक शब्द जो है वो बहुवचन के तौर पे इस्तेमाल होता है। प्राण निकल गए, ये भी बहुवचन में इस्तेमाल होता है। तो ये सभी जो है ये बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। 40वें को देखिए, बच्चा कुत्ते को देखकर डर गया। अब ये क्या है? वाक्य में कौन सा कारक है आपको बताना है। अपादान कारक है, संबंध कारक है, करण कारक है या संप्रदान कारक है? बताइए। तो 40वां जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से ए वाला, अपादान कारक। बच्चा कुत्ते को देखकर डर गया। अब इसमें आप कहेंगे कि से तो दिया ही नहीं है, तो अपादान कैसे हो जाएगा? दूर जाने का भाव तो दिखाई दे रहा है, मतलब किसी भी चीज़ से आप डरेंगे तो दूर भागेंगे। तो बच्चा अगर कुत्ते से डर रहा है तो जाके उसको उसकी गले की जो जंजीर है उसको तो पकड़ेगा नहीं, या उसे बिस्कुट तो खिलाएगा नहीं, उससे दूर भागेगा, है ना? तो वही चीज़ है, दूर भागने का या दूर जाने का भाव अगर निकले तो वो अपादान होता है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, से भले ही वहाँ विभक्ति चिन्ह है, लेकिन जरा वाक्य को ध्यान से देखिए, पत्ते जो है वो वृक्ष से टूटकर उससे दूर जा रहे हैं, तो बस वही दूर जाने का भाव। इसके बाद 41वें को देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में अपादान कारक है? तो देखिए, बच्चे बस से विद्यालय जाते हैं, बस से विद्यालय जा रहे हैं, तो यहाँ पर वो विद्यालय के निकट जा रहे हैं, न कि उससे दूर जा रहे हैं। 1 अप्रैल को परीक्षा होगी, ये भी है। गंगा हिमालय से निकलती है और श्याम ने 5 लाख रुपयों से व्यापार शुरू किया, मतलब 5 लाख रुपयों के साथ व्यापार शुरू किया, मतलब रुपया वो दूर नहीं रखा था, रुपए से अपना इस्तेमाल करके वो बिजनेस शुरू करता है। तो वो सब क्या है? ये अपादान कारक में नहीं आएगा। सिर्फ जो सी वाला है, गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकलकर वो क्या है? हिमालय से दूर जा रही है, समुद्र की ओर जा रही है, और इसीलिए यहाँ दूर जाने का भाव हमें दिखा और हम चुन लेंगे सी वाले को। इसके बाद 42वें को देखिए, आलोक माँ के लिए दवाई लाया। ठीक, आलोक माँ के लिए दवाई लाया। अब इसमें बताइए कौन सा कारक है? के लिए, ये विभक्ति चिन्ह है इसका, ध्यान से देखिएगा। और 42 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, संप्रदान। के लिए कुछ काम किया जाता है या किसी के लिए कोई वस्तु दी जाती है, तो माँ के लिए दवाई लाया तो वो देगा किसको? प्रदान करेगा अपनी माँ को, तो ये प्रदान करने वाला ही तो भाव है, तो इसलिए इसमें संप्रदान हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 43 को देखिए, कहा गया कि वह पढ़ता, यहाँ कहा गया है कि वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। किस तरह का भूतकाल इसमें है? 43, और इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, ये हेतुमत भूतकाल है। वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, लेकिन उसने पढ़ा नहीं। काल में कुल भेद कितने होते हैं? काल के कितने प्रकार होते हैं आप बताइए? तो 44वां जो आप देख रहे हैं बी वाला हो जाएगा। 3 ही प्रकार होते हैं, जैसे अंग्रेजी में आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर पढ़ते हैं, वैसे ही भूत, भविष्य, वर्तमान यही तो होते हैं। इसके बाद आप देखिए 45वां, तो माया सो रही थी। अब ये क्रिया जो है ये कौन से काल की? पूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, संदिग्ध है कि आसन्न है? माया सो रही थी। 45 ये आपका अपूर्ण भूतकाल है। माया सो रही थी, अब कब से सो रही थी? कुछ समय इसमें अता पता है नहीं, तो निश्चित समय कुछ दिया नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बात अधूरी कही गई है, समय आदि बताया नहीं गया है, तो ये भी अधूरापन ही है, तो इसमें हम कहेंगे कि ये अपूर्ण भूतकाल है। इसके बाद 46वें प्रश्न को देखते हैं। देखिए 45वें का बी वाला ऑप्शन सही है। 46 में कहा गया कि कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो चपल का यहाँ पे दिया है, चंचल, पारा और जीव, मतलब चपल जो है वो इन तीनों के लिए इस्तेमाल होता है, इन्हीं तीनों के अर्थ में इस्तेमाल होता है। खग हम पक्षी को भी कहते हैं, बाण को भी कहते हैं और सूर्य को भी कहते हैं। चक्र हम सेना के व्यूह को भी कहते हैं, घेरे को भी कहते हैं और पहिए को भी कहते हैं। चपला लक्ष्मी जी को भी कहा जाता है, बिजली को भी कहा जाता है और मद्य यानी शराब को भी कहा जाता है। तो आप बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है? देखिए 46 का ए वाला ही हो जाएगा, चंचल, पारा और जीव। चंचल को चपल कहा जाता है, जीव को भी चपल कहा जाता है, चपला भी बोलते हैं, चपल भी बोलते हैं, लेकिन पारे को चपल नहीं कहा जाता। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए 47वां, सारंग का अनेकार्थी। तो सारंग ऐसा शब्द है कि बहुत सारी चीज़ों के अर्थ में इस्तेमाल होता है। फिलहाल चंद्रमा, सिंह, हिरण और कोयल।
इसमें से सारंग किसको नहीं कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सिंह हो जाएगा। सिंह को सारंग नहीं कहा जाता है। इसके बाद आप देखें 48वें प्रश्न को, अर्क का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? तो अर्क जो है वो अनेकार्थी खुद ही है और इससे मिलते जुलते अर्थ वाले कौन कौन सी चीज़ें हो जाएंगी? तो अन्न, मंत्र, विष्णु, उपर्युक्त सभी, और 48 इसका डी हो जाएगा। सभी जितने यहाँ पे शब्द दिए हैं ना उन सबको अर्क कहा जाता है। इसके बाद अब 49-50 में पुराने ढर्रे पर ही पैराग्राफ दिए हुए हैं, प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का? प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंथन का मूल साधन है, माफ कीजिएगा, जगत के मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने वाला। चैतन्य आत्मा की पूजा से ही वो पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं। चैतन्य पूजा से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्वक नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा करके प्रफुल्लित करती है और वही उसमें फल भी लगाती है। तो अब ये दे दिया है। अब इसमें पूछा गया है कि जो प्रश्न है उत्तर बताइए कि किससे रहित राज्य किस काम का? तो भद्रजनों से, श्रेष्ठ जनों से, प्रियजनों से या फिर शिक्षित जनों से? प्रियजनों से रहित जो संसार है वो किस काम का? ठीक, जहाँ पर प्रियजन ना हो, आपका भला चाहने वाले लोग ना हो, उनसे रहित संसार अगर लाख सुख से भरा भी है तो वो किसी काम का नहीं है। तो इसी में जो सी वाला आंसर है, मतलब सी वाला ऑप्शन है, उसको चुनेंगे। जगत का यहाँ क्या अर्थ है आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 2, और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी वाला हो जाएगा। जगत मतलब संसार से तात्पर्य है। इसके बाद देखिए तीसरे को, निष्फल का क्या आशय है? तो निष्फल का आशय है व्यर्थ, ठीक, जो बेकार चला जाए, बिना किसी फल का हो। सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का मतलब क्या है? खेतों को सुखमय बनाना या खेतों की सिंचाई करना, कि जीवन को संकट में डालना? जीवन को सुखमय बनाना, ये इसका तात्पर्य है ना, तो इसका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ तक हमने देखा। अब इसके बाद अगला पैराग्राफ आपके सामने है। कहा जा रहा है कि प्राचीन काल में नारी का स्थान समाज में अग्रगण्य था। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। मध्यकाल में पतन शुरू होता है। मध्यकाल तक तो नारी दासी या गुलाम बन गई थी, 4 दीवारों में कैद हो गई थी। 19वीं शताब्दी में राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती जैसे जो समाज सुधारक थे, उन्होंने नारी जगत की काया पलट की। नारी उत्थान की ओर बढ़ती गई। आज की आधुनिक नारी ने जमीन से लेकर आसमान में अपना कब्जा जमाया है। नारी तू नारायणी उक्ति को सिद्ध कर दिया है और वास्तव में सुयोगी ढंग से किसी भी रथ को चलाने के लिए 2 पहियों की आवश्यकता होती है। तो नर और नारी 2 पहिए हैं। और शिक्षित नारी परिवार की उद्धारक है। प्रत्येक घर में नारी का सम्मान होना चाहिए। शिक्षित नारी परिवार की उद्धारक है, ये कह दिया गया। और समाज में प्रचलित कुप्रथाओं से लड़ना अनिवार्य है। नारी ने अपना जो स्थान प्राप्त किया है उसे मजबूत बनाने के लिए नर और नारी दोनों को तत्पर रहना चाहिए। तो ये दिया हुआ है, ठीक है, ये हमने यहाँ पर देखा। अब आपको ये बताना है कि प्राचीन काल में नारी का क्या स्थान था। तो प्राचीन काल में नारी का स्थान अग्रगण्य था, ये इसमें ऐसा दिया हुआ है। इसमें अपना लॉजिक नहीं लगाना है। गद्यांश वाले प्रश्नों में अपनी ओर से कुछ ऐड बाहर से नहीं करना होता है कि नहीं प्राचीन काल में भी तो बुरी स्थिति थी, जो उत्तर वैदिक काल था वहाँ तक आते आते धीरे धीरे दशा जो है वो बिगड़नी शुरू हो जाती है। ऐसा थोड़ा है कि मेडिवल टाइम पीरियड में एकदम से मोहम्मद बिन तुगलक और महमूद गजनबी के आक्रमण के और उनके शासन के समय जो है वो स्थितियाँ खराब होती हैं, या मोहम्मद बिन कासिम जो है वो आक्रमण करता है तो उस समय नारी की स्थिति खराब होती है। ये शुरुआत से ही बिगड़ रही थी, ज़्यादा बिगड़ जाती है मध्यकाल में, ये बात सही है। तो उस पर हम तर्क नहीं करेंगे, इसमें जो लिखा है उसको मान लेंगे कि प्राचीन काल में अग्रगण्य था। इसके बाद देखिए नारी तो नारायणी की सही व्याख्या क्या है। तो नारी नारायणी की तरह पूजनीय है, नारी को कोई अधिकार नहीं है। तो इसमें सिंपल है, इतना सरल विकल्प दिया है, आराम से ये वाला चुनेंगे। देश का उद्धार कैसे होगा? तो देश का उद्धार तब होगा जब महिला को समान स्थान दिया जाएगा, मतलब बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। कुल मिलाकर महिला सशक्तिकरण अगर होता है तो देश का उद्धार हो जाएगा। गद्यांश का शीर्षक क्या होना चाहिए? नारी तो नारायणी, ठीक है, यही होना चाहिए। इसमें जो बाकी विकल्प है उनकी तुलना में, माफ कीजिएगा, बाकी जो विकल्प है उनकी तुलना में ये वाला ज़्यादा सही है। तो यहाँ तक हमने इस पूरे मॉक टेस्ट को हल किया है और 50 इसमें प्रश्न होते हैं। जो अंतिम प्रश्न है वो गद्यांश पर आधारित है। गद्यांश को ध्यान से पढ़कर ही आपको उत्तर देना है। हालांकि इतने टफ लेवल का नहीं होता है, लेकिन थोड़ी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। तो इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।